नमस्कार दर्शकों, हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, पर्यटन हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा जरिया है जिसे हम हमारे अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को देश विदेश में ऊंचा स्थान प्रदान कर सकते हैं। वैसे तो हमारा द्वीप समूह खूबसूरती के मामले में सबसे आगे है। जी हाँ, ये प्रकृति का दिया हुआ एक नायाब तोहफा है और हमें इस तोहफे को संजो कर रखना है। इसकी खूबसूरती को दुनिया भर में बिखेरना है, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। वैसे तो पर्यटन शब्द अपने आप में अनमोल है और आज इस अनमोल शब्द का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जी हाँ, आज हम सब मिलकर मना रहे हैं विश्व पर्यटन दिवस। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या खास बातें हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित है पर्यटन सचिव श्री विनय भूषण IAS। विनय जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। यहाँ के सभी द्वीपवासियों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आज वर्ल्ड टूरिज्म डे पे उनको बहुत बहुत बधाई। जी जी, बिल्कुल, धन्यवाद आपका। विनय जी, जिस तरह से आज हम विश्व पर्यटन दिवस मना रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हमें बताइएगा। 1980 में जी, यूनाइटेड नेशंस टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने एक डे फिक्स किया, इसको वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में मनाते हैं और हर साल एक थीम क्रिएट करते हैं जिसको प्रमोट करते हैं। बिल्कुल। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार का जो थीम है वो है टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। ग्रीन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप वो इन्वेस्टमेंट, वो एक्टिविटीज जो सस्टेनेबल हो, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो और जिसमें कि अल्टरनेट एनर्जी यूज किया जाए, फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम की जाए और वाटर कंजर्वेशन हो। और इसका बेसिक मतलब ये है, ऐसे समझो कि जो इन्वायरमेंट को जो नुकसान न पहुंचाए और जो हम इतने दिनों से डेवलपमेंट हो रहे हैं वो जो उसकी रिकवरी हो जी। तो इस साल का बेसिक थीम यही है, ग्रीन इन्वेस्टमेंट का मतलब। बिल्कुल, हरियाली को बिल्कुल भी नजरअंदाज आपने खुद ही कहा, इतना सुंदर आइलैंड। हाँ जी, बिल्कुल, इतनी खूबसूरत जगह है ये। और ये खूबसूरती है क्यों? 97% फॉरेस्ट एरिया है, इतने सुंदर बीच है हमारे जी। और इन्वायरमेंटली अगर आप देखें तो यहाँ पे पॉल्यूशन नाम की चीज नहीं है। तो लोग यहाँ क्या देखने आते हैं? इसकी खूबसूरती, यहाँ का नॉन पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर, यही तो देखने आते हैं। यही हमारा USP है। जी। अब वैसे तो आज बहुत ही खास दिन है, तो आज के इस खास दिन को किस तरह से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं? 7 दिनों से ये सेलिब्रेशन चल रहा है जी। वॉलीबॉल, कई कंपटीशंस हुए हैं, कई डिबेट हुए हैं, कई, तो सारी चीज़ों का कल्मिनेशन आज है जी। आज शाम को इवनिंग में BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम में जी। हम लोगों का वो फाइनल प्रोग्राम है। दिन में भी कई, जैसे कि आज JNRM में भी आज मॉर्निंग में वहाँ के जो BBA के बच्चे जो टूरिज्म कोर्स कर रहे हैं उन लोगों ने भी एक बहुत अच्छा सेलिब्रेशन किया था जिसमें मैं शरीक हुआ, तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। इट वाज रियली गुड टू सी द चिल्ड्रन। अब मैं उनको यही बता के आया हूँ कि सिंपल हम लोगों का एक काम है कि यहाँ की इन्वायरमेंट को बचा के रखना, इसकी इकोलॉजी को संभाल के रखना और ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना कि जो भी टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे उनको इतना वेलकमिंग लगे कि जाके ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने, यही हमारे टूरिज्म को प्रमोट करे। और क्या चाहिए हमें? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा जान के कि आप ऐसे बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो विनय जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि भविष्य में पर्यटन को लेकर प्रशासन क्या क्या कदम उठा रहे हैं? ऑनरेबल LG साहब का भी बहुत फोकस है जी। और चीफ सेक्रेटरी एकदम रेगुलरली मीटिंग लेते हैं इसका। तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिफाइन की है जिसको हम लोग मॉनिटर भी कर रहे हैं कि टाइम से वो चीज़ें हो। इसमें हम लोगों ने 3 चीज़ें देखी है। एक तो हमें अपना हेरिटेज जो है उसको प्रमोट करना है टूरिज्म सेक्टर में। दूसरा, हमें कुछ पॉलिसीज लाने हैं जो कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अच्छा रहेगा यहाँ के यहाँ। और तीसरा, प्रमोशन के लिए क्रिएटिव एजेंसी वगैरह ये सब वो करना, क्रिएटिव एजेंसी को लाना अपने यहाँ पे, जिससे कि वो हमारे टूरिज्म को पूरी दुनिया में प्रमोट कर पाए। तो एक तो हेरिटेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूं जो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं आजकल। जी।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड आपको पता हो कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट आइलैंड जी, रहा जी। है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने उसका नाम रॉस से नेताजी जी, सुभाष जी। चंद्र बोस आइलैंड किया। वहाँ पे एक मेमोरियल बनाने की मुहिम चल रही है। अब मेमोरियल भी ऐसा, मेमोरियल के साथ एक सबमर्सिव सा एक्सपीरियंस हो लोगों को, हेरिटेज के साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी उसमें इस्तेमाल हो और लोगों को एकदम बड़ा अच्छा सा एक्सपीरियंस हो, और इस टाइप के एक्सपीरियंस की लोग वहाँ पे 2-3 घंटे बिता पाए। जी। उसके लिए हम लोगों ने कंसल्टेंट ऑलरेडी अपॉइंट कर दिया है। उसके साथ ही एक वाइपर आइलैंड जो है यहाँ पे, जी। वाइपर आइलैंड को भी डेवलप करने का हम लोग मुहिम कर रहे हैं और उसके लिए भी कंसल्टेंट अपॉइंट करेंगे। जी। और एक चाथम पे, जी। तो ये चाथम हुआ, वाइपर हुआ और ये हुआ, एक हेरिटेज सर्किट टाइप का डेवलप करना है बड़े अच्छे स्केल पे, जिससे कि और इस टाइप का हो कि अगले टूरिस्ट जो भी आए एटलीस्ट 2-3 दिन तो रुके यहाँ पे, जी। यही चीजें देखने के लिए। ऐसे नहीं कि जाके चले आए, उनका एक्सपीरियंस ऐसा, इतनी एक्टिविटीज, इतनी चीजें उसमें हम लाने की कोशिश कर रहे हैं कि टूरिस्ट यहाँ पे 1-2 दिन रुके। जी। और साथ ही अगर आप देखेंगे तो इको रिसोर्ट्स पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। 3-4 आइलैंड्स हैं, जैसे कि लॉन्ग आइलैंड है हमारा, एविस आइलैंड है, रॉस एंड स्मिथ आइलैंड है और जी। एक नील आइलैंड है। वहाँ पे हम लोगों ने जगह आइडेंटिफाई किया है जहाँ पे बड़ी हाई लेवल का, मतलब 5 स्टार 7 स्टार इको रिसोर्ट बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए हम लोगों के कंसल्टेंट आ रहे हैं, उसके काफ़ी प्रोग्रेस हो चुका है इसमें। जी। जी। विनय जी, सतत विकास के लिए नीति आयोग द्वारा कुछ द्वीपों को गोद लेने की चर्चा काफ़ी चल रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गोद लेने की बात पे तो मैं इसमें क्या कहूँ, लेकिन ये जी। जो 4 आइलैंड की का मैंने आपने बताया, नीति आयोग के ही प्रोजेक्ट का पार्ट है, कि जहाँ पे हम लोग बहुत ही अच्छे क्लास के रिसोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं इको, लेकिन रिसोर्ट ऐसा हो कि जो सस्टेनेबल हो, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो। और ये एक बार अगर ये रिसोर्ट आ जाए तो इन सब जगहों की इकोनॉमी पे भी काफ़ी फर्क पड़ेगा और नॉर्थ एंड मिडलैंड में भी काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के चांस होंगे। जी। कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो वो मेनलैंड का हो या फिर इंटर आइलैंड का हो, तो ये समस्या हम हमेशा देखते आ रहे हैं, तो इस पर आप किस तरह से ध्यान दे रही हैं? अभी हमारा कमीशन हुआ है ये जी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इतना खूबसूरत है, हम्म। तो ये लोगों के लिए वैसे ही बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, जो पहले उससे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कनेक्टिविटी का अभी तो कई शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट है। जी। ऐसे है कि डिमांड सप्लाई की बात है। अगर आप देखेंगे पहले, जब कोविड आने से पहले जी। हम लोगों के यहाँ का पॉपुलेशन है 3,80,000 पिछले सेंसस के हिसाब से, बहुत ज़्यादा क्या बढ़ा होगा, मतलब 4 लाख के करीब होगा यहाँ पे जो पॉपुलेशन है। लेकिन कोविड से पहले 2018-19 में यहाँ पे टूरिस्ट की संख्या ऑलमोस्ट 5 लाख पहुँच गई थी, 5 लाख से ज़्यादा। लेकिन सडन कोविड आया और सारी चीज़ें थम सी गई, जी। जिससे कि यहाँ की इकोनॉमी पे, यहाँ के एम्प्लॉयमेंट पे काफ़ी, जो ये टोटल सेक्टर ही अफेक्ट हुआ बहुत बुरी तरह से, यहाँ पे ही नहीं पूरे देश में। लेकिन अब हम रिकवरी के दौर में हैं। और मैं एकदम आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही हमारी डिमांड होगी, फ्लाइट्स हर जगह से बढ़ी जाएंगी, क्योंकि हमारी फैसिलिटी अब क्रिएट हो गई है। जी। तो और अब इधर की बात करें, इंटर आइलैंड की बात करें, तो उड़ान स्कीम यहाँ पे भी आ रहा है। उड़ान स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्कीम है, जो नॉर्थ एंड मिडिल को भी जोड़ रहा है और हमारे निकोबार और ग्रेट निकोबार को भी जोड़ रहा है। जी। और सी प्लेन पे भी अभी काफ़ी उससे सी प्लेन के एरोड्रोम वगैरह बनाने के लिए जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए वो सब भी अब मिल गया है। तो इन सब चीज़ों पे काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है और बहुत इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। जी। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम लोग सब इन्वॉल्व हैं। आपको बताया है कि चीफ सेक्रेटरी हर वीक सैटरडे को मीटिंग लेते हैं कि कहीं कोई चीज़ें रुके ना। तो बड़े पेस से, बड़े अच्छे स्पीड से हम इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं। और जहाँ तक कि फेरी वगैरह का वो है, मैं समझता हूँ कि जब टूरिस्ट यहाँ आएंगे तो प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वेस्ट करेगा। और गवर्नमेंट तो खुद ही, जैसे अभी नालंदा और एक स्वराज द्वीप, 1-2 अच्छे शिप लेके आई है, और भी शिपिंग डिपार्टमेंट इसमें कर रही है कि 2-4 शिप और आ जाए इनके पास अच्छे। तो इंटर आइलैंड कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो आने वाला समय, जो मैं कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस से, कि
यहाँ के कनेक्टिविटी को भी एड्रेस करेगा, कनेक्टिविटी के इशू को भी एड्रेस करेगा। जी जी बिल्कुल। जिस तरह से आपने बताया कि जब भी अगर ऐसा जगह आप बताएंगे घूमने के लिए अगर लोग आते हैं तो वहाँ से जो है जो एयरप्लेन है उसके लिए आप सुविधा लागू करेंगे। हाँ। लेकिन अगर हम हवाई यात्रा की जो किराया है उसकी अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं बहुत अधिक पड़ जाता है, क्योंकि लोग जब घूमने का ऐसे प्लान करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि ये बात जो आप कह रही हो हम हाँ लोगों जी। के का भी एक बहुत बड़ा कंसर्न जी, है। जी, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर में अगर ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं होता तो टूरिस्ट अवॉइड करते हैं जाना, उनको लगता है कि बड़ा महंगा है तो क्यों जाएं। जी लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं कि जैसे ही डिमांड इस टाइप की बढ़ेगी अब टूरिस्ट का, फ्लाइट्स की संख्या भी बढ़ेगी और फ्लाइट का रेट भी रिजनेबल होंगे। और ये चीज़ हर फोरम पे हम बात करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी बात करते हैं कि किराया यहाँ पे ज़्यादा है, लोगों की हमेशा डिमांड रही है, डिमांड सप्लाई की बात है। बिल्कुल। लेकिन हर फोरम पे तो अब देखिए कहाँ से इसकी का समस्या का सॉल्यूशन आता है। लेकिन हर फोरम पे ये मुहिम चल रही है कि इस चीज़ को एड्रेस किया जाए, इस प्रॉब्लम को देखा जाए। बिल्कुल, आप इस पर ध्यान दे रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लिटिल अंडमान और लॉन्ग आइलैंड के लिए क्या कोई प्रस्ताव रख रहे हैं आप? लॉन्ग आइलैंड के लिए तो वहाँ पे लालाजी बे है जी। वहाँ पे हम लोग, वो तो आपको बताया मैंने कि वहाँ पे 5 स्टार 7 स्टार इको फ्रेंडली रिसोर्ट लाने की वो कर रहे हैं, जो नीति आयोग का भी एक प्रोजेक्ट है। जी। और उसके आने से उसके साथ साथ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की भी हम लोगों ने प्लानिंग की है कि वो आइलैंड एक अलग सा आइलैंड बन के डेवलप हो टूरिज्म के लिए। उसके साथ ही मर्क बे है, ये भी बहुत खूबसूरत सी जगह है। जी। तो ये टोटल सेक्टर ही, वो टोटल एरिया ही डेवलप हो जाएगा अगर इस टाइप के रिसोर्ट वहाँ पे आएंगे। तो सारा प्रेशर स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप पे ना रहे, लोग नॉर्थ एंड मिडल भी जाएं, लोग लिटिल अंडमान के साइड भी जाएं। लिटिल अंडमान के लिए हम लोग का, हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट की वहाँ पे 5 हेक्टेयर की एक ज़मीन है, तो उसकी अब हम उस पर भी वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ भी डेवलप हो। लिटिल अंडमान के डेवलपमेंट में एक और वो है कि जैसे कनेक्टिविटी हमारी और इम्प्रूव हो जाएगी, वो वैसे ही डेवलप होने लग जाएगा। जी जी बिल्कुल। द्वीपों को राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना ये बहुत ही अपने आप में एक चैलेंजिंग का काम है। तो इस पर आप किस तरह से ध्यान दे रहे हैं कि पर्यटन स्थल में हमारा जो द्वीप समूह है वो खूब तरक्की करे? प्रमोशन का यहाँ पे आपको बताया मैंने कि एक क्रिएटिव एजेंसी हायर कर रहे हैं हम लोग, जो हमारे लिए फिल्म बनाएगा, वीडियो बनाएगा, जी। सोशल मीडिया के लिए, प्रिंट मीडिया के लिए, सारे मीडिया के लिए वो हमारे लिए क्रिएटिविटी बना के वो करेगा। और इसको हम फिर एक अच्छे स्कीम के तहत इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे प्रमोट करेंगे। और साथ ही आपको पता हो कि हम लोग के यहाँ के जो टूरिज्म फेस्टिवल्स होते रहते हैं, टूरिज्म के जो एसोसिएशंस के जो उनके कन्वेंशंस होते हैं, वहाँ पे हर जगह हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इस साल क्योंकि 2-3 साल से काफ़ी चीज़ें रुकी हुई थी कोविड के चक्कर में, इस साल हम लोगों ने प्लान किया कि हर जगह हम लोग अपने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए पार्टिसिपेट करेंगे, अपने लोग भेजेंगे। और तब तक हमारी एक क्रिएटिव, हमारे कुछ मटेरियल भी तैयार हो जाएंगे, तो विल बी इन ए बेटर पोजीशन टू प्रमोट ऑल दी जाए। यहाँ के प्रमोशन के लिए मैंने आज जेएनआर के बच्चों को भी बोला कि ये लोग ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी के बच्चे डिजिटली दे आर वेरी कैपेबल, डिजिटल नॉलेज इनके पास काफ़ी है, तो वो लोग भी ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ की चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। विनय जी, हमारे द्वीपों में रात्रि स्थलों की काफ़ी कमी है, तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है? हम लोग अगर टूरिस्ट वगैरह यहाँ पे डिमांड जैसे ही होगा तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ के जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो भी इस सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे कि नाइट में भी कुछ ऐसी खाने पीने की फैसिलिटी हो जहाँ पे लोग जा सकें, एंजॉय कर सकें। हम अपने तरफ से अब हम यही बता सकते हैं कि एक तो कैसीनो का, ऑफशोर कैसीनो के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए अगर पास हो जाता है तो एक अलग सी फैसिलिटी क्रिएट हो जाएगी जी, जिससे कि काफ़ी चीज़ें बदल जाएंगी फिर इसके बाद। क्या निकट भविष्य में द्वीप पर्यटन उत्सव आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है? 2-3 साल से हम लोग नहीं कर पाए हैं, लेकिन इस साल हम लोग करेंगे दिसंबर महीने में। द सेकेंड हाफ ऑफ द दिसंबर हम लोग इस बार। तो किस तरह से तैयारी आप कर रहे हैं? क्या कुछ योजनाएं आपने बनाई रखी है? अब इसमें यहाँ के भी कलाकारों को प्रमोट करेंगे। एक चीज है जो यहाँ की कल्चरल चीजों को प्रमोट करता है,
एक यहाँ के कुजीन को प्रमोट करता है जी। और दूसरा मेनलैंड से भी हमारे कुछ आर्टिस्ट आएंगे जो यहाँ के लोग उनको उन लोगों से इंटरेक्ट कर पाएंगे, उनसे उनको देख पाएंगे, उनकी कला को अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो हम मेनलैंड के भी कुछ यहाँ पे आएंगे, ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर, साउथ जोन कल्चरल सेंटर के भी हमारे कई कलाकार आते हैं यहाँ पे। इस बार हम एस्पिक मैका के साथ भी टाई अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके भी अच्छे कलाकार यहाँ पे आएँ और यहाँ भी जो यहाँ के अच्छे बच्चे हैं, जो यहाँ के अच्छे कलाकार हैं, उनको भी पूरी फैसिलिटी पूरा प्रमोट करेंगे इस बार टूरिज्म फेस्टिवल में। एडवेंचर टूरिज्म की अगर हम बात करें तो बाहरी द्वीपों में किस तरह से इस पर आप काम कर रहे हैं? ये जो अंडमान का जो डाइविंग साइट्स हैं जी, दुनिया के सबसे खूबसूरत साइट्स में से और जो भी यहाँ पे डाइव करके गया है वो इसको भूल नहीं पाया है जी। अब और जो यहाँ पे डाइव करके जाते हैं वो बार बार आते हैं। इतने सुंदर डाइव साइट है। जी। तो डाइव यहाँ पे स्वराज द्वीप में भी हमारे अच्छे 30-40 डाइव सेंटर्स हैं जी। यहाँ पे भी हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि यहाँ पे पैरासेलिंग का भी हमारा कई लोगों ने यहाँ पे इन सब में इन्वेस्ट किया है, वाटर स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट किया है। ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी उसमें है। इनके लिए हम लोगों ने गाइडलाइंस बना दिए हैं कि टूरिस्ट को ऐसा न लगे कि वो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उनको। तो गाइडलाइंस वगैरह हमारा यही है कि और हमें जो भी इसको ऑपरेट करते उन लोगों से गुजारिश है कि इस टाइप के अपने सस्टेनेबल रखें इन चीज़ों को। जब उनके फैसिलिटी को अवेल करें तो उनको शिकायत ना हो, क्योंकि उनके साथ उनको बिहेवियर अच्छा रखें उन लोगों के साथ। जी जी बिल्कुल। देशभक्ति पर्यटन का अगर हम दायरा की बात आपसे करें तो इस पर आप किस तरह से काम कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि हमारी जो ये ज़मीन है, मातृभूमि है, इस पर जो देशभक्ति की खुशबू ये हमेशा महकती रहती है और लोगों तक ये महक हमेशा पहुँचे। जो आजकल के युवा हैं उनको हर चीज़ का जानकारी हो, तो इस पर आप किस तरह से ध्यान दे रहे हैं? एक तो आपको पता है सेल्युलर जेल हमारा जी एकदम मंदिर जैसा है। बिल्कुल। मैं जो भी यहाँ पे आते हैं वो सेल्युलर जेल जाते ही हैं और उसके रख रखाव पे इस सब पे हम लोगों ने और नया वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो जो था जी, पहले जो था उसको हमने लोगों ने थोड़ा सा अपग्रेड किया है। अब बड़े अच्छे स्केल पे है, बड़ा अच्छा लाइट एंड साउंड है। और ये जो आपको मैंने बताया कि रॉस आइलैंड पे वाइपर को, ये सारा सर्किट हम ये देशभक्ति वाले हेरिटेज को ही हम प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं कि हमारा वो जज्बा, वो चीज़ बरकरार रहे। यहाँ पे जो भी आए यहाँ के हिस्ट्री को जाने बिल्कुल, और और उसको महसूस कर पाएँ कि यहाँ पे जो लोग आए थे स्वतंत्रता संग्राम के टाइम में, उन लोगों ने कैसा महसूस किया होगा। जी जी। काफ़ी लोग हैं जो पसंद करते हैं बर्ड वॉचिंग, पर्वतारोहण, ट्रैकिंग करने की काफ़ी लोग शौकीन हैं। तो ऐसा कौन सा द्वीप है जहाँ पे वो करने के लिए अनुकूल आप मानते हैं? कि हम लोग कई पॉलिसीज पे भी काम कर रहे हैं। जी, जैसे कैरावन पॉलिसी हम लोगों ने ड्राफ्ट कर लिया है, बर्ड वॉचिंग पॉलिसी ड्राफ्ट कर लिया है, लग्जरी टेंट की पॉलिसी बना ली है, जी, हाउस बोट की पॉलिसी ड्राफ्ट कर लिया है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये पॉलिसीज भी अगले 1-2-3 महीने में पब्लिश हो जाए, जी, जिससे कि ये टूरिज्म सेक्टर में अलग सा गेम चेंजर होगा ये पॉलिसी जो हम कर रहे हैं। और नाइट कयाकिंग के लिए भी हम लोगों ने पॉलिसी बना ली है, जो कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भेजी है, वहाँ से अप्रूवल के लिए वेट कर रहे हैं। तो ये सब जो नए नए पॉलिसीज हम लोग बना रहे हैं, ये यहाँ के टूरिज्म को एक अलग दिशा देगा। बर्ड वाचिंग की आपने बात की, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बर्ड हैं जो टोटल इंडेमिक हैं और वो दुनिया में कहीं भी नहीं है जी, और जैसे माउंट हैरियट पे, चिड़िया टापू, सिप्पी घाट, ये सब बहुत अच्छा आइडियल लोकेशन हैं बर्ड वाचिंग के लिए। जी, और हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एक बार कोऑर्डिनेट करके हम लोग बर्ड वाचिंग के ट्रेल्स बनाएंगे, जी, जो पब्लिश करेंगे, जो लोग हम प्रमोट करेंगे, जिसमें कि क्योंकि दुनिया भर में बर्ड वाचिंग एक निच सेक्टर है एकदम, जी, जो मेनलैंड में भी और हमारे देश के और विदेशों के लोग भी इसमें बहुत रुचि रखते हैं। तो अगर ये चीज़ हम लोग ये पॉलिसी डिफाइन कर पाएँ हम लोग, और हम लोगों ने अगर ये कर दिया, ट्रेल्स वगैरह डिफाइन कर दिए, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बड़ी चीज़ होगी यहाँ के बर्ड वॉचर्स के लिए। जी, जी। ग्राम पर्यटन के लिए क्या भविष्य में आप कुछ आगे देखते हैं कि इस पर कुछ कर सकते हैं? ग्राम पर्यटन हम लोगों के फोकस में है। ओके, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट जो हम लोगों ने पॉलिसी बनाई है, वो गांव में भी प्रचलित हो रहा है अब, जी, कि गांव के लोग भी अपने 1-2 रूम को ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के तहत अपना रजिस्टर करा रहे हैं, जी, जिसमें कि लोग
गांव की का एक्सपीरियंस करने के लिए उनके साथ रहते हैं। और रूरल टूरिज्म एक हम लोगों का एक सेक्टर है जिसको हम लोगों को बहुत अच्छे स्केल पे प्रमोट करना है। यहाँ के कल्चर को, यहाँ की कुजीन को रूरल टूरिज्म के माध्यम से हम लोग को प्रमोट करना भी है इसको बहुत अच्छे स्केल पे। जी विनय जी, जब हमारे कोई परिचय, हमारे कोई फ्रेंड्स अगर मेलन से हमें कॉल करते हैं और पूछते हैं कि जब हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह आए तो कौन सा जगह है जहाँ मतलब घूमना कंपलसरी है, उसे देखे बिना ना जाए, तो आपके हिसाब से वे कौन सा जगह है, कौन सा द्वीप है जिसको देखे बिना वे यहाँ से ना जाए? जो भी यहाँ पे आए सिल्वर जेल तो पक्का देखें। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि सबसे पहले वहाँ जाना बहुत ही जरूरी है जी। जगह का हेरिटेज का तो कुछ अंदाजा हो, उनको थोड़ी सी फीलिंग हो। उसके बाद स्वराज द्वीप है, शहीद द्वीप है, आपने लॉन्ग आइलैंड की बात की थी, वो भी बहुत खूबसूरत है। नॉर्थ एंड मिडिल में जैसे बारह टांग है हमारा, वहाँ पे केव है जी, लाइमस्टोन केव है, मर वोल्केनो है, अच्छे सुंदर सा क्रीक है, जो एक पैरट आइलैंड भी है वहाँ पे जहाँ पे जी। और उधर नॉर्थ एंड मिडिल में अगर आप मायाबंदर, रंगत, यहाँ पे सारी जगह इतनी खूबसूरत हैं जी कि कहीं भी आप निकल लो आपको बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस होगा। जी। निकोबार द्वीप की अगर हम बात करें तो वहाँ के लिए कोई अलग योजना आप बना रही हैं क्या? निकोबार द्वीप में, ग्रेट निकोबार में कैम्बल बे तो अभी भी टूरिज्म के लिए ओपन ही है। वहाँ पे पहले कई बार मैंने देखा कि वहाँ पे कई लोग डाइवर्स वगैरह वो सर्फिंग के लिए आते हैं वहाँ जी। तब ये कोविड के बाद तो थोड़ा सा रुक सा गया है, लेकिन कैम्बल बे ओपन है अभी भी टूरिज्म के लिए। लेकिन निकोबार के जो आइलैंड्स हैं अभी उसमें हम लोग नहीं सोच रहे हैं कुछ, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर रेगुलेशन से रेगुलेट हो रहा है जी। तो उसमें हम निकोबार में टूरिज्म प्रमोशन के लिए अभी हम रिजर्व हैं, वी आर नॉट। ओके। रोज़गार की अगर हम जब बात करते हैं तो टूरिज़्म एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे रोज़गार की बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, तो ऐसे में आप हमारे जो युवा हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो इस क्षेत्र में आगे आ सकते हैं, रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को साकार बना सकते हैं? जो इकोनॉमिक ड्राइवर है वो टूरिज्म ही है। अब जैसे यहाँ पे टूरिज्म का इंट्रो होता है, यहाँ पे मेन यहाँ टूरिज्म सेक्टर ही है जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है जी। और ये जनरेट करता रहेगा। सबसे वो है कि यहाँ के जो लोग हैं इस सेक्टर में आए, वो अपनी ट्रेनिंग ले, अलग अलग फील्ड में जो ट्रेनिंग ले, क्योंकि यहाँ पे हमारे एक दो कॉलेजेस हैं जिस सब में टूरिज्म की सेक्टर से रिलेटेड ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जो भी युवा इस सेक्टर में जाना चाहें अपनी ट्रेनिंग ले और इस सेक्टर में आएँ। और ये सेक्टर आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ा सेक्टर होने वाला है। और आपको ये भी बता दूं कि यही एक सेक्टर है जिसमें अगर आप पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्रिएट होता है। टूरिज्म दुनिया का सबसे बेहतरीन सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। यहाँ पे इतना खूबसूरत जगह है, लोग टूरिस्ट तो आएंगे ही, प्रमोट कर रहे हैं तो आएंगे, तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। और लेकिन एक चीज़ है कि जितने भी लोग यहाँ पे इस सेक्टर में हैं उन लोगों से तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, उनके बिहेवियर ठीक हो, जो भी टूरिस्ट है उनके लिए बहुत ही वेलकमिंग हो। टूरिस्ट ऐसा एक्सपीरियंस लेके जाए कि दोबारा यहाँ आने की कोशिश करे, खुद भी आए और अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को भी, और वही हमारे प्रमोटर बने पूरे देश में, पूरे विदेश में कि इतनी सुंदर जगह है, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, यहाँ पे सब कुछ है, खाने पीने की, रहने की सब सुविधाएं हैं। ये सारी चीज़ें हमारे लिए टूरिस्ट ही प्रमोट करें तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जी जी बिल्कुल। विनय जी, कोविड महामारी के दौरान पूरी दुनिया जो है थम सी गई थी। ऐसे में पर्यटन क्षेत्र में, वैसे तो सभी क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन पर्यटन क्षेत्र में कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी निराश हो गए, लोन लिया था, बहुत सारा काम उनका रुक गया है, तो वो अब ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ रहे तो बहुत कुछ सोचते हैं, तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कॉन्फिडेंस देना चाहूँगा कि जो कोविड का टाइम एक पैंडेमिक वो टाइम था, मतलब बहुत ही महामारी का टाइम था, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता था। ये हमारे अंडमान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था बाहर निकलना। बहुत। लेकिन अब मैं उनको उम्मीद दिलाना चाहता हूं कि आने वाला टाइम ये सेक्टर अंडमान के लिए बहुत ही बेहतर है, उनको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पे टूरिज्म हम लोग भी प्रमोट कर ही रहे हैं और टूरिज्म यहाँ पे अच्छे ढंग से प्रमोट होगा। जी जी।
जिस तरह से आपने बताया कि आज आप कॉलेज गए थे, JNRM में आपका प्रोग्राम था आज के इस दिवस को लेकर, तो बच्चों में आप कितना जोश देखते हैं कि जो टूरिज़्म सेक्टर से जुड़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उन पर आप क्या क्या देख रहे हैं, क्या बदलाव है और वो आगे चलकर क्या कर सकते हैं? काफ़ी उत्साह था बच्चों में जी। और वहाँ पे जानकर मेरे को पता लगा कि जो BBA के जो टूरिज्म के बच्चे हैं उनका एम्प्लॉयमेंट 95% है। जी। तो वो उस सेक्टर से जो उस कॉलेज से निकल रहे हैं ऑलमोस्ट सबको यहाँ पे नौकरी भी मिल रही जी। है। यहाँ भी मेनलैंड में कई बच्चे गए हैं, तो ये बहुत ही उत्साहजनक बात है कि जो भी अगर आप पढ़ाई करते हैं तो एक उम्मीद रखते हैं कि मेरे को एम्प्लॉयमेंट मिले, और ये सेक्टर तो आप यहाँ का पोटेंशियल आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ते हैं सबको नौकरी मिलती है। जी। तो आने वाले टाइम में तो और भी डिमांड होगा। जी। जी। तो अच्छा उत्साह था वहाँ पे बच्चों में, बहुत इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। जी, बिल्कुल ऐसा जब हम देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है। जी। वैसे विनय जी, आजकल का जो टाइम है, जो युवा है वो हमेशा सोचते हैं कि एक परमानेंट जॉब हो ताकि हमारा लाइफ सिक्योर हो जाए, लेकिन अगर हम पर्यटन क्षेत्र में अपना लगन से आगे बढ़े और खुद का राजा बनकर जिंदगी जिए, तो ऐसे में आप उनको क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट के अपने लिमिटेशंस हैं, मतलब सबको नहीं हो सकता सबको जॉब, लेकिन प्राइवेट सेक्टर अब इतना बढ़ चढ़ के आ रहा है हर फील्ड में जी। चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे मार्केटिंग हो, कई सेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर में डेवलप होके आ रहे हैं। और टूरिज्म सेक्टर भी बेसिकली ये सर्विस सेक्टर है जी। और इसमें मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लेने के बजाय बच्चे अगर अपना काम करें जी, तो, क्योंकि ये परमानेंट सा सेक्टर है, आने वाले टाइम में बहुत ही ग्रोथ होने वाला है। जिस ढंग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है टूरिज्म को प्रमोट करने का, आपने देखा ही होगा कि प्रधानमंत्री जी का भी इस पे बहुत अटेंशन है कि इस टूरिज्म को बहुत बढ़ावा देना है पूरे विश्व में। जी। जी। तो ये सेक्टर आने वाले टाइम में बहुत बड़ा इकोनॉमी का ड्राइवर होगा, और मैं तो बच्चों से ये कहता हूँ कि इस सेक्टर में ट्रेनिंग लें और इस सेक्टर में आए, और इनके लिए एम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट परमानेंट जैसे ही होगा। जी। जी, बिल्कुल। विनय जी, जो हितधारक है और जितने भी हमारे द्वीपवासी हैं, जो आम द्वीपवासी जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि उनकी क्या भूमिका है पर्यटन स्थल में आगे बढ़ाने के लिए हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को? एक तो जो हमारी खूबसूरती है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है हमारा, उसको सस्टेन करके रखना है, इसको साफ रखना है, स्वच्छ रखना है पूरे आइलैंड्स को, और जो भी काम करें वो सोच के करें कि यहाँ के एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। जी। वो जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबके लिए मैं कहना चाहूँगा। और दूसरा, मैं यहाँ के जितने भी इस सेक्टर से जुड़े लोग हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी टूरिस्ट आए जी, उनको अपने फैमिली जैसा ट्रीट करें, उनके लिए बहुत ही वेलकमिंग हो, उनके साथ अच्छे व्यवहार करें, और उनको कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कहाँ पे आ गए। जब जाएं तो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाएं, बार बार यहाँ पे आने की कोशिश करें और अपने साथ बहुत लोगों को लाएं। जी। तो वो एक्सपीरियंस देने के लिए मैं यहाँ के लोगों को बोलूँगा कि उस टाइप का एक्सपीरियंस जो भी टूरिस्ट आए उनको दें। बिल्कुल घर जैसा माहौल, मतलब उनको अच्छा लगना चाहिए, मजा आना चाहिए। जी, बिल्कुल खुश होकर। जी, दोबारा ऐसा हो कि दोबारा बिल्कुल अंडमान निकोबार द्वीप समूह कि ही जाने के लिए लोग हैं वहाँ पे, लेट्स जी कि चलो वहाँ पे। पर्यटकों की अगर हम बात करें तो उनसे आपकी क्या उम्मीदें हैं? पर्यटकों से मेरी यही उम्मीद है कि जो एक गाइडलाइंस है, एक एथिक्स है, मतलब कि वो एथिकली बिहेव करें यहाँ पे आके, और एक SOP गाइडलाइंस जो है टूरिस्ट के डूज एंड डोंट्स हर जगह का देखें, पढ़ के, मतलब अच्छा बिहेव करें, अच्छे ठीक से, और हमारे एनवायरनमेंट को एकदम नुकसान पहुंचा के न जाए, बिल्कुल एकदम गंदगी फैला के न जाए, क्योंकि हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं आइलैंड्स को स्वच्छ करने की। हम लोगों ने बीच क्लीनिंग ये सब बहुत ही रेगुलरली कर रहे हैं, PBMC के साथ करके, RD डिपार्टमेंट के साथ, प्रधान वगैरह जो भी हैं से मिलकर बहुत ही रेगुलरली, क्योंकि आइलैंड साफ़ सुथरा है, इसको और भी साफ़ सुथरा करना है, और ये हमारा एसेट है। जी, बिल्कुल। तो विनय जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती समय हमें दिया, और आज के इस खास मौके पर आपने तमाम जानकारियां हमें दी, इसके लिए हमारे पूरे दूरदर्शन की टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। तो दर्शकों, आप सभी को हमारे पूरे दूरदर्शन टीम की ओर से विश्व पर्यटन दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हमें पूरी उम्मीद है कि हम
अपने सब सहयोग से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पर्यटन क्षेत्र में खूब आगे लेकर जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।